बहुत से लोग कहते हैं कि अमेरिका की सियासत में ना कोई परमानेंट दोस्त है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। We stand with Israel. I love Israel. I love Israel. The bond between our two countries is unbreakable. The eternal friendship Relationship is very important. We are you and you are us. अमेरिका और इजराइल के दरमियान रिलेशनशिप्स हमेशा से ही बहुत क्लोज रहे हैं, लेकिन 7 अक्टूबर के हमले के बाद यूएसए की इजराइल के लिए इतनी अनकंडीशनल सपोर्ट देखकर बहुत से लोग हैरान हैं कि आखिर इसकी क्या वजह है, क्यों अमेरिका इजराइल को इतना सपोर्ट करता है। इजराइल ने 1948 में खुद को एक स्टेट डिक्लेयर किया और इस वक्त यूएसए ने सबसे पहले इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। अमेरिकी सदर हैरी ट्रूमन ने इजराइल के क्रिएशन के सिर्फ 11 मिनट बाद ही उसे तस्लीम कर लिया। बट यहाँ पर आपके लिए एक बात जानना बहुत जरूरी है कि अमेरिका ने अभी तक फलस्तीन को तस्लीम नहीं किया। इवन यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस को बार बार वीटो किया है। ओवर द पास्ट हाफ सेंचुरी यूएसए के तमाम प्रेसिडेंट्स, तमाम कांग्रेस मेंबर्स फ्रॉम बोथ पॉलिटिकल पार्टीज रेगुलरली इजराइल को सपोर्ट करते रहे हैं। ट्रूमन के बाद जॉन एफ कैनेडी वो पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इजराइल को मिलिट्री हार्डवेयर सेल किए। जॉन एफ कैनेडी ने इजराइल को हाक मिसाइल सिस्टम सेल किया और इस सिस्टम ने 1967 की अरब इजराइल वॉर में इजराइल की जीत में अहम किरदार अदा किया। 1973 की जंग में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने इजराइल को 2.2 बिलियन की फाइनेंशियल एड दी, जिसके नतीजे में अमेरिका को अरब कंट्रीज की तरफ से ऑयल एम्बार्गो भी फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से अमेरिकी इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। 1981 में प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया और इजराइल को अमेरिका का मेजर नॉन नेटो अलाय बना लिया। – 1993 और 1995 में यूएसए ने पीएलओ और इजराइल के दरमियान टाक्स को मेडिएट करवाया, जो कि बाद में बिल क्लिंटन की प्रेसिडेंसी में ओस्लो एग्रीमेंट का बायस बनी। तब ही यूएसए कांग्रेस ने यरूशलेम को इजराइल का कैपिटल तस्लीम करने के लिए लेजिस्लेशन भी पास किया। इन 2003 ड्यूरिंग द सेकंड इंतफादा यूएसए ने इजराइल को $9 बिलियन की यूएस एड दी और इसके बाद 2007 में $30 बिलियन की इकोनॉमिक और मिलिट्री एड दी। 2011 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया, जिसमें वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट्स को इल्लीगल करार दिया गया था। एट द एंड ऑफ 2016 यूएसए ने इजराइल को लार्जेस्ट मिलिट्री एड का पैकेज दिया, जिसमें इजराइल को 2028 तक $38 बिलियन देने का वादा किया गया। डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइल की चापलूसी में दूसरों से पीछे नहीं रहे। पावर में आते ही ट्रंप ने ऐलान किया कि यूएसए ने यरूशलेम को इजराइल का ऑफिशियल कैपिटल तस्लीम कर लिया है। I recognized Jerusalem as the capital of Israel. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 2021 में इजरायली वार क्राइम्स पर इन्वेस्टिगेशन का ऐलान किया, जिसके रिस्पांस में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रोसिक्यूटर्स के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। We firmly oppose and are disappointed by the ICC prosecutor's announcement of an investigation into the Palestinian situation. और अब 7 अक्टूबर के हमले के बाद जिस तरह इजराइल ने गाजा के मजलूम मुसलमानों का कत्लेआम किया और जिस तरह इस सब पर यूएसए ने इजराइल को फाइनेंशियली, डिप्लोमेटिकली और वेपन्स के साथ सपोर्ट किया, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। Washington continues to provide Israel with large amounts of heavy weapons since October 7. इन इंटरनेशनल रिलेशन ये नॉर्मल बात है कि दो कंट्रीज एक दूसरे को डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट करते हैं, लेकिन यूएसए की इजराइल के लिए सपोर्ट बहुत अनकंडीशनल है। फॉर एग्जांपल यूएसए में एक लॉ है द लेही लॉ, जिसके अकॉर्डिंग यूएसए किसी भी ऐसे कंट्री को एड नहीं देगा जो ह्यूमन राइट की वायलेशन करे, बट इजराइल के लिए ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। फर्दरमोर यूएसए जिस भी कंट्री को मिलिट्री एड देता है उसके लिए जरूरी है कि वो इस एड को सिर्फ यूएसए में ही खर्च करे, बट देयर इज आल्सो एन एक्सेप्शन फॉर इजराइल। इजराइल इस एड का 25% अपने डिफेंस डिपार्टमेंट में खर्च कर सकता है। इजराइल वर्ल्ड वार 2 के बाद अब तक यूएसए की मिलिट्री और फाइनेंशियल एड का सबसे बड़ा रेसिपिएंट बन चुका है, जो इस वक्त कलेक्टिवली $310 बिलियन तक पहुंच चुकी है। लेकिन इजराइल इस एड का क्या करता है, कहां खर्च करता है, देयर इज नो लिटिल स्क्रूटनी ऑन इट। 1982 से लेकर अब तक यूएसए ने इजराइल की फेवर में सिक्योरिटी काउंसिल की 32 रेजोल्यूशंस को वीटो किया, जो बाकी परमानेंट मेंबर्स की टोटल नंबर ऑफ वीटो से भी ज्यादा है।
है। अब कहने को तो यूएसए और इजराइल स्ट्रेटेजिक अलाइज हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप में फायदा सिर्फ इजराइल ही उठाता है और बदले में यूएसए को कुछ भी नहीं मिलता। इवन कई बार तो जिल्लत उठानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, इजराइल चाइना को सेंसिटिव मिलिट्री टेक्नोलॉजी सेल करता है, जबकि चाइना आज के दौर में यूएसए का सबसे बड़ा राइवल है। इवन इजराइल तो यूएसए को स्पाई भी करता है। जोनाथन पोलार्ड केस इस बात का सबसे बड़ा सबूत है, जिसने 1980 में इजराइल को यूएसए के कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स दिए थे। और बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि इजराइल ने ये डॉक्यूमेंट्स यूएसए के उस वक्त के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन के साथ शेयर किए थे और बदले में सोवियत यूज के लिए एग्जिट वीजाज लिए थे। इसके अलावा 2004 में पेंटागन के एक अहम ऑफिशियल लैरी फ्रैंकलिन ने इसराइली डिप्लोमेट को यूएसए के कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स पास ऑन किए थे। अब यूएसए इजराइल रिलेशंस में अमेरिका का तो कोई फायदा ही नहीं है। उल्टा इजराइल बार बार यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी को टारगेट करता है, यूएसए के राइवल्स के साथ ट्रेड करता है और यूएसए की अक्सर रिक्वेस्ट को मानने से पब्लिकली इनकार कर देता है। फिर भी ऐसी क्या वजह है कि यूएसए इजराइल को बगैर किसी चेक इन बैलेंस के इतनी सपोर्ट करता है? आखिर इसके पीछे कौन सी पावर है जो दुनिया की सुपर पावर को उंगलियों पे नचा रही है? वेल, द आंसर इज इजराइल लॉबी। Let me explain something about what is called the Jewish lobby in this country. इजराइल लॉबी यूएसए में इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो जब चाहे जो चाहे वो फैसला करवा सकती है। जॉन मेशाइमर और स्टीफन वॉल्ट की किताब द इजराइल लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी में बताया गया है कि इजराइल लॉबी इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस की ऐसी कोalition है जो हर वक्त यूएस की फॉरेन पॉलिसी को प्रो इसराइल डायरेक्शन में चलाने के लिए काम करती है। इजराइल लॉबी यूएसए में कांग्रेस मेंबर्स, प्रेसिडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, इवन बहुत से रिलीजियस ग्रुप्स को भी कंट्रोल करती है। इनफैक्ट पूरे यूएसए को इजराइल लॉबी ही रन करती है और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जिसको हम अभी इस वीडियो में प्रूव करेंगे। इजराइल लॉबी में मेनली दो बड़ी पावर्स है, अमेरिकन ज्यूज और एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस। एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस बेसिकली क्रिश्चियंस में एक फिरका है जो ये बिलीव करता है कि बाइबल की प्रोफेसी के मुताबिक खुदा ने इजराइल की जमीन यहूदियों को प्रॉमिस की हुई है। Israel is not a political issue, it's a Bible issue. Israel is the only nation on earth created by a sovereign act of God. Jewish people are God's chosen people. The Bible says 55 times that land shall be Israel's land forever. एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस यूएसए की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में बहुत अहम है। ये यूएसए की पॉपुलेशन का तकरीबन 1/4 कवर करते हैं। एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस यहूदियों के साथ रिलीजियस ग्राउंड्स पर अटैच हैं। वो इजराइल को सपोर्ट करना, इजराइल को प्रोटेक्ट करना अपनी रिलीजियस ड्यूटी समझते हैं। जब यूएसए की इतनी बड़ी पॉपुलेशन बाय डिफॉल्ट प्रो इजरायली सेंटिमेंट्स रखती है तो डेफिनेटली यूएसए के पॉलिटिशियंस को अपने वोट बैंक के लिए प्रो इजरायली नैरेटिव्स ही चूज करना पड़ता है। दूसरी जानब अगर हम बात करें अमेरिकन ज्यूज की, तो यही वो मेन पावर है जो यूएसए को रन कर रही है। अमेरिकन ज्यूज इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम दुनिया के टॉप 100 रिचेस्ट पीपल की लिस्ट देखें तो इनमें से 30 अमेरिकन ज्यूज हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों ही इजराइल लॉबी के कंट्रोल में है। अमेरिकन ज्यूज ने यूएसए की फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी हैं, जिनमें से सबसे बड़ा नाम है APEC, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर कमेटी। This week, I got a rare inside look at APAC, the American Israel Public Affairs Committee. It's one of the most powerful lobbying groups in the US. APEC ने यूएस कांग्रेस और एग्जेक्टिव ब्रांच में बहुत ज्यादा पकड़ बना रखी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक दफा APEC के फॉर्मर चीफ स्टीव रोजन ने कहा था कि अगर मैं खाली रुमाल भी दे दूं तो उस पर यूएस के 70 रिप्रेजेंटेटिव से सिग्नेचर ले सकता हूं। यानी इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते थे कि वो यूएस की पार्लियामेंट से कोई भी बिल पास करवा सकते हैं। इसके अलावा APEC यूएस के इलेक्शंस को भी मैनिपुलेट करती। APEC प्रो इजरायली कैंडिडेट्स को हेवीली फंड करती है। मीडिया आउटलेट्स और न्यूज़पेपर को प्रो इजरायली कैंडिडेट्स की कैंपेन के लिए फंडिंग की जाती है और कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो इस एंटी इजराइल हो या इजरायली पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता हो उसको इलेक्शंस में हरवा दिया जाता है। यूएस इलेक्शंस की हिस्ट्री ऐसी एग्जांपल से भरी पड़ी है। APEC ने कई बार इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट भी किया कि उसने एंटी इजराइल कैंडिडेट्स को इलेक्शंस में हरवाया है। अब ऐसे में कौन सा अमेरिकन पॉलिटिशियन इजराइल के खिलाफ जाकर मौत को मासी कहेगा? यूएसए में इलेक्शंस इस मैनिफेस्टो पर नहीं लड़े जाते कि कौन अमेरिकी अवाम के लिए ज्यादा अच्छा है, बल्कि इस मैनिफेस्टो पे लड़े जाते हैं कि कौन इजराइल का ज्यादा बड़ा सपोर्टर है। इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स की स्पीचेस से इस बात का अंदाजा अच्छे से लगाया जा सकता है। You don't have to be a Jew to be a Zionist, and I'm a Zionist. And we're going to make Israel great again, and we're going to make America great again. We're going to make them both great again, greater than ever before. As long as I'm a United States Senator, I will do everything in my power to ensure broad
and bipartisan support for Israel's security. पॉलिटिशियंस के अलावा इजराइल लॉबी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ को भी कंट्रोल करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मुल्क की पॉलिटिक्स में स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं। दे हैव मोर टेंडेंसी टू चेंज एनी एग्जिस्टिंग स्टेटस को। रिसेंटली बांग्लादेश में भी जो तख्ता पलट हुआ है उसके पीछे भी स्टूडेंट्स ही थे। इसीलिए इजराइल लॉबी कभी नहीं चाहती कि यूएस की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एंटी इजराइल सेंटिमेंट्स पैदा हों। यूएस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले 20% प्रोफेसर ज्यूज हैं जो स्टूडेंट्स को प्रो इजरायली हिस्ट्री पढ़ाते हैं। इसके अलावा इजराइल लॉबी ने अमेरिकन स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं, जैसे कि कारवान फॉर डेमोक्रेसी। ये ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट इजरायली स्पीकर्स को यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में लेके आती है, सेमिनार्स करवाती है, जिसका सोलो पर्पस यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इजरायली स्पोर्ट्स के लिए इकट्ठा किया जा सके। इजराइल लॉबी यूनिवर्सिटीज को मॉनिटर करने के लिए हैवीली फंडिंग करती है ताकि किसी भी तरह की कोई एंटी इजराइल एक्टिविटी ना हो सके। इजराइल लॉबी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को इस हद तक कंट्रोल करती है कि प्रोफेसर्स क्या लिखेंगे और क्या पढ़ाएंगे ये भी इजराइल लॉबी ही डिसाइड करेगी। 2002 में 2 लोगों मार्टिन क्रैमर और डैनियल पाइप्स ने एक वेबसाइट बनाई जो कि स्टूडेंट्स को इनकरेज करती है कि अगर वो किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई एंटी इजराइल एक्टिविटी देखें तो उसको फौरन रिपोर्ट करें और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। Now, how can we forget about Hollywood? Hollywood movies almost हर कंट्री में देखी जाती हैं और जिसने हॉलीवुड को कंट्रोल कर लिया उसका प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगा। इजराइल लॉबी हॉलीवुड मूवीज के जरिए लोगों में प्रो इसराइली सेंटिमेंट्स क्रिएट करती हैं। इसके अलावा हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज में इजराइल को ग्लोरीफाई करके एक सुपर पावर की तरह दिखाया गया है। एक्सोडस, म्यूनिक, द सेज, वाइल्ड विद बशीर और इस तरह की और भी बहुत सी मूवीज है जो प्रो इसराइल नैरेटिव्स को प्रमोट करती हैं। और यही नहीं बल्कि हॉलीवुड के 59% राइटर्स और डायरेक्टर्स सारे यहूदी हैं। अमेरिका की 4 मेजर फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज के ओनर भी ज्यूज हैं। हॉलीवुड मूवीज के जरिए इसराइल के लिए सिंपैथी पूरी दुनिया में फैलाई जाती है। गियोरा गुडमैन और टोनी शॉ ने अपनी बुक हॉलीवुड एंड इजराइल में लिखा कि हॉलीवुड बॉसेस लाइक बार्नी बाल्बन, आर्थर करीम, हाइम सबान ने हमेशा अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को यूज करके इसराइली डिप्लोमेसी को प्रमोट करने की कोशिश की है। इनफैक्ट हॉलीवुड वाज द प्रोडक्ट ऑफ 6 मेजर स्टूडियोज जो सारे के सारे ज्यूइश ने ही बनाए हुए थे। यूएसए और इसराइल के दरमियान रिलेशंस में हॉलीवुड के इन्फ्लुएंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन 6 मेजर स्टूडियोज में से एक स्टूडियो था पैरामाउंट पिक्चर्स जिसके ओनर थे बर्नी बाल्बन और यही बर्नी बाल्बन एपेक के को फाउंडर में से भी थे। एपेक जो इस वक्त अमेरिका के अंदर इसराइल की सबसे ज्यादा ताकतवर लॉबी है। जब हम किसी आइडियोलॉजी या किसी ओपिनियन को प्रोपोगेट करने की बात करें तो हम मीडिया को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। इनफैक्ट यही तो मेन टूल होता है। अमेरिकन न्यूज एजेंसी द इंटरसेप्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में एक्सप्लेन किया कि किस तरह इजराइल ने यूएसए के बड़े न्यूज आउटलेट्स जैसे कि वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, लॉस एंजल्स टाइम्स में अपना इन्फ्लुएंस बनाया हुआ है। इसी रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि किस तरह अमेरिका के बड़े न्यूज चैनल्स में पैलेस्टीनियन की अमवात को कम बताया गया और इजराइल की अमवात को ज्यादा हाइप दी गई। द न्यू रिपब्लिक की रिपोर्ट के हिसाब से तो CNN, ABC और NBC के न्यूज चैनल्स पर क्या पब्लिश होगा और क्या नहीं ये सब डायरेक्टली इजराइल ही कंट्रोल करता है। CNN ने तो रिसेंट गाजा वार पर जो कुछ भी पब्लिश किया वो सब डायरेक्टली इजरायली डिफेंस फोर्सेस से अप्रूव करवा कर ही पब्लिश किया था। द इजराइल लॉबी एंड US फॉरेन पॉलिसी में इंकशाफ किया गया कि US के तमाम बड़े न्यूज आउटलेट्स में तकरीबन 61 राइटर्स प्रो इसराइली हैं और यही नहीं बल्कि अमेरिका की टॉप 3 न्यूज कंपनीज के CEOs भी ज्यूइश हैं, जिन मीडिया हाउसेस को पूरी दुनिया फॉलो करती है, जो किसी भी इशू पर लोगों का पर्सपेक्टिव सेट करते हैं। वहां तक इजराइल ने अपनी इतनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है। अमेरिका में इलेक्शन से लेकर पार्लियामेंट तक, मीडिया से लेकर हॉलीवुड तक, रिलीजन से लेकर बिजनेस तक और पॉलिटिशियन से लेकर स्टूडेंट्स तक, हर चीज इजराइल के कंट्रोल में है। यूएसए की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, यूएसए में अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, यूएसए की यूनिवर्सिटीज में क्या पढ़ाया जाएगा, ये सब इजराइल ही डिसाइड करता है। In short, the world's solo superpower, the mighty America is only a puppet. इजराइल को प्रोटेक्ट करना, इजराइल को बैक करना यूएसए की मजबूरी है। Because if there is no Israel, then there is no America. Israel is inevitable for USA.